ये वाली एनर्जी नहीं चाहिए मुझे। सब अपना मोबाइल निकालो, टॉर्च जलाओ और वो वाली एनर्जी के साथ, जोश के साथ चिल्ला के बताओ, तब मानूंगा कि एनर्जी आप लोगों की। दिखाओ दिखाओ कितनी दिखा रहे हो। अरे वाह वाह, वेरी नाइस, दिखाइए दिखाइए। तो ऐसे ही एनर्जी डायनामिक पर्सनालिटी को आपके सामने बुलाना चाहूंगा। लेट्स वेलकम जोरदार ताली के बीच में मिस्टर संदीप नेहवाल। दिखाइए जोश दिखाइए, कमान बहुत जल्दी रहना चाहिए, रोशनी आती रहना चाहिए। कमान अभी स्टेज पे ही है। एनर्जी एनर्जी, we want energy। थैंक यू सो मच। प्लीज हैव योर सीट्स, प्लीज बैठ जाइए बैठ जाइए। लव यू टू भाई। चलो थैंक यू, मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया है। ओके सो मैं चाहता हूं कि हम सब लोग एक बार उस दौर में दोबारा जाएं, उस समय में दोबारा जाएं जिस समय में हमने वेस्टीज को स्टार्ट किया था। याद करो वो समय जब आपको प्लान दिखाया जा रहा था, वो सेमिनार होगा या किसी ने आपको 1-to-1 दिखाया होगा। आप जब प्लान देख रहे थे वेस्टीज का, तो याद करो कैसे आपको सपने दिखाए जा रहे थे। याद करो आपको गाड़ी दिखाई जा रही होगी, घर दिखाया जा रहा होगा, लाखों रुपए की इनकम दिखाई जा रही होगी, और आपके मन में दो चीजें चल रही होंगी उस समय पे। एक था आपका ड्रीम और दूसरा था आपका डर। डर किस बात का कि कहीं पैसे ना डूब जाएं, कहीं फंस ना जाएं, और ड्रीम किस बात का कि अगर ये हो गया तो क्या होगा। तो आज से लगभग 7-8 साल पहले जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखा, मैं तो बहुत खुश हो गया। मैं कहा अब करेंगे, अब बनेंगे करोड़पति। और मैं जैसे ही खुश होकर गया और मैंने बताया लोगों को, और एकदम से जैसे बता रहा भाग रहा था प्लान दिखाते हुए, एकदम से धड़ाम से गिरा। अब गिर नहीं सकता। और वो जब नीचे गिरा तो नीचे गिराया किसने? लोगों की बातों ने, घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, और मैं नीचे पड़ा रहा। पैसे नहीं, जान पहचान नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई ढंग का एजुकेशन सिस्टम नहीं, और मैं नीचे पड़ा हूं। और नीचे पड़े पड़े मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि जब आदमी उल्टे मुंह के बल गिरता है ना, मुंह के बल गिरता है, तो उल्टे मुंह के बल गिरने से पता है क्या होता है? मुंह के बल गिरने से एक चीज होती है कि आप ऊपर नहीं देख सकते। आप मुंह के बल उल्टे गिर के देखो, आप ऊपर नहीं देख पाओगे। तो 7-8 साल पहले मैं नीचे गिरा, कोई उठाने वाला नहीं था, खुद ही उठा, और फिर ऐसा उठा कि हम उड़ गए। क्या आप भी गिरे हैं? मेरा सवाल है, क्या आप भी गिरे ऐसे नीचे? आप में से कितने लोग नीचे अभी भी गिरे हुए हैं, जिनको उठाने वाले कोई नहीं है अपलाइन के अलावा? तो मेरे दोस्त, आज समय आ गया है उठने का। क्या आप उठने के लिए रेडी हैं? सो माय नेम इज संदीप नेहवाल, और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले लगभग 7-8 साल से हूं। और मैंने मेरे करियर की शुरुआत करी सैनिक स्कूल कुंजपरा करनाल में, मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। फिर उसके बाद में, क्योंकि पैसे नहीं थे, ऑब्वियसली हम सब लोगों के अंदर एक कॉमन चीज है कि हम सब मिडिल क्लास लोग हैं, राइट? तो पैसे नहीं थे, तो मैंने देखा कि यार 75,000 रुपए अगर मेरे पापा मेरी 8वीं क्लास की फीस भरेंगे तो फिर आगे घर का काम कैसे चलेगा। तो मैंने उससे क्विट किया, मैंने ड्रॉप आउट किया। और फिर उसके बाद मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा में एक जगह है झज्जर के पास में गांव है डाबोदा खुर्द, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने देखा कि भाई अब काम चलेगा नहीं, तो मैं फिर गांव से बहादुरगढ़ एक हमारा टाउन है, वहां पे मैंने स्कूल में एडमिशन लिया। तो डेली रोडवेज में जाना होता था, आना होता था, सारा बिना टिकट के, टिकट चेक करा के तो भाग गए। कुछ ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल किया। 5 रुपए लगभग 3-4 महीने चलाता था कि भाई चलो ठीक है यार, घर की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। करते अब क्योंकि बचपन में एक ही चीज थी कि बड़े सपने बहुत देखता था। एक मेरी मम्मी बताती है अभी के तू जब छोटा था ना, तो एक बात बोलता था कि इस गांव, इस पूरे ना आसपास में किसी की भी इतनी बड़ी गाड़ी नहीं होगी जितनी तेरी बड़ी गाड़ी होगी। तो ये बात बोलता था।
और उस गाड़ी में फोन होगा। अब उस समय पे सोच के देखो, लैंडलाइन फोन होते थे, मोबाइल तो था ही नहीं। मैं 1993-4 की बात कर रहा हूं, 1993 में। उस समय पे मैं सोचता था कि फोन होगा गाड़ी में। अब पता नहीं लैंडलाइन कैसे चलेगा गाड़ी के साथ, वो समझ नहीं था क्योंकि बच्चा था। तो बड़े सपने थे, बड़े सपने देखते देखते, क्योंकि एक चीज पता थी कि भाई 3 भाई हैं, 3 भाई बहन हैं, मैं चौथा हूं, और फादर साहब एक सरकारी आदमी थे। अब सरकारी आदमी अगर ईमानदार होता है तो वो गरीब होता है, ये कॉम्बिनेशन है। तो मेरे फादर साहब बहुत ईमानदार थे और सरकारी नौकरी पे थे, तो हम गरीब थे। तो चलती रही स्टोरी आगे, और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मिडिल क्लास आदमी के पास में ज्यादा कुछ होता नहीं करने करने को, तो मैंने भी पढ़ाई लिखाई करी। 10th में 75% आए, 12th में 89% आए, और मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप वगैरह करा एक सब्जेक्ट में। उसके बाद में AIEEE क्वालिफाई करके मैं हरियाणा के टॉप कॉलेज YMCA फरीदाबाद में मेरा एडमिशन हुआ AIEEE के थ्रू। मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं, अभी आगे सुनना। फिर उसके बाद में मैंने मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ इसजेट हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि एशिया की 2nd लार्जेस्ट शुगर फर्म थी। उसमें मैं, वो पूरे इंडिया से 15 लोग लेती थी और मैं उन 15 में से एक था। तो बड़ा खूबी था, अच्छे खासे एग्जाम्स क्वालिफाई करे। अब ये मैं सारी बातें आपको पता क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हो ना, तो आपको ना एक डायलॉग सुनने को मिलता है, पता कौन सा? कि नेटवर्क मार्केटिंग को तो वो करते हैं जिनके पास कुछ करने को नहीं है। अपने पास में बहुत कुछ था ऐसा करने को। मेरी 2014 में जो मेरी सैलरी थी, इट वाज 37,000 इन हैंड। अगर आज मैं जॉब करता रहता तो लगभग 1.5 लाख का आदमी था। अगर आज मैं जॉब करता रहता तो नेटवर्क मार्केटिंग मैंने बाय चॉइस इसको चूज किया है सर, राइट। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया क्यों? गांव में मेरे को फूल मालाएं पहनाई गई, इतना नाम हुआ कि भाई जगदीश का लड़का, भाई सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के सबसे बड़ी, पूरे गांव में इतनी बड़ी कंपनी में कोई जॉब नहीं करता, ये करता है वो करता है। और फिर मैं किस धंधे में आ गया? इसमें गालियां पड़ती हैं लोगों को, रिगार्डलेस प्रोफेशन है। तो मैं कैसे आया, राइट। तो क्या है ना कि देखो, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। नोएडा में रहने लग गया था रेंट पे, अपना घर वाले जो गांव में रहने लग गए थे। जब गरीब आदमी के पास में थोड़ा सा पैसा आता है तो थोड़ा सा ना कंफर्टेबल हो जाता है। तो मैं भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ, दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करने लग गया, ये करने लग गया, अपना मौज मस्ती की जिंदगी होगी। 37,000 रुपए सैलरी भाई 2013 में। तो एक दिन आता है 10 अप्रैल 2013, क्योंकि भगवान आपको ना 2 तरीके से सीरियस करता है दोस्त, 2 तरीके से। या तो आप खुद सीरियस हो जाएंगे अपने आप, दूसरों को देख के, दूसरों की सफलताओं को देख के, दूसरों की प्रॉब्लम को देख के, या भगवान आपको सीरियस करता है आपके हालातों को मुश्किल करके। और जब दूसरा ऑप्शन होता है ना, जब भगवान आपके हालातों को मुश्किल करता है, तो आप संभल नहीं पाते। तो 10 अप्रैल 2013 का दिन, मेरी उम्र 23 साल, और मेरे को रात को फोन आता 2:30 बजे कि बड़े जीजाजी जो हैं उनका एक्सीडेंट हो गया, भाग के आ जा। अब मेरे को ये नहीं बताया कि वो एक्सपायर हो चुके हैं। He was just 33 साल की एज थी उनकी। मेरी बहन, 2 बेटियां हैं, 6 महीना प्रेग्नेंट है वो। और मैं वहां पे गया हूं और मैंने अपने जीजाजी की डेड बॉडी देखी। सारे रो रहे हैं, मुझे रोना नहीं आ रहा क्योंकि मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा था, तो थोड़ा सा वहां पे ना मिलिट्री टाइप हो गया था। तो उनकी ना डेड बॉडी देख के एक ही चीज समझ में आ रही है कि 6 महीना प्रेग्नेंट बहन रो रही है मेरी, इधर सारे घर वाले रो रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरे को डेड बॉडी देख के ना एक चीज समझ में आया कि यार, अगर ये इनके साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है, जो तेरे साथ भी हो सकता है। और अगर सोच संदीप, तू यहां लेटा हो और तेरी वाइफ के 2 बच्चियां हो और वो 6 महीना प्रेग्नेंट हो, इनको तो चलो, दीदी को तो पेंशन आ जाएगी अभी दिल्ली पुलिस की, क्योंकि मेरे जीजाजी दिल्ली पुलिस में सर्विस कर रहे थे। लेकिन तेरे पास क्या आएगा संदीप, सोच के देख। तेरी बीवी को, तेरी फैमिली को टेक केयर कौन करेगा? हेलो। सो दैट वाज द मोमेंट जब मैंने डिसाइड किया कि भाई अकेली जॉब कुछ नहीं करेगी, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं रहूं या ना रहूं, घर वालों को कोई टेंशन ना हो। लेकिन क्या है कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। 3-4 बिजनेस चालू करे मैंने, सोनीपत में दुकान डाली, 1-2 काम और करे। अब देखिए, नौकरी के साथ में आप क्या काम कर सकते हो? आप मुझे सोच के बताओ। आप जॉब के साथ में जो कंपनी आपको 37,000 रुपए दे रही है सर, तो काम तो ले रही होगी ना? यस या नो? 10,000 वाले से भी काम लेती है सर। और सोचो, उस समय में 37,000 रुपए दे रही थी, तो काम तो लेती होगी ना? यस या नो? तो आप नौकरी के साथ क्या काम कर सकते हो? सोचो। आप हलवाई का काम कर सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, दुकान खोल सकते हो, दूसरी नौकरी कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आई वॉज इन लुकिंग जोन, और मैं थोड़ा सा फिर दुखी रहने लग गया। तो 27 फरवरी 2013 को 14 को मेरे बॉस ने मुझे बुलाया कि भाई इतना दुखी क्यों है?
मैंने पूरा बताया, ऐसे ऐसे है, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीजें बताई। मैं कहा सर इसलिए हूं क्योंकि कुछ करना है ये वो। तो उन्होंने मेरे को अपने बर्थडे वाले दिन बुलाया 3 मार्च 2014 को, बोले मैगडी में आइयो, तेरे को एक ऐसा बिजनेस बताएंगे और तू बिना पैसे लगाए पैसे कमा लेगा। मैं कहा कुछ हो ना हो साला बर्गर तो खाएंगे ही। मैं चला गया और वहां पे मेरे को समझाया प्लान पूरा का पूरा, और मेरे को भगवान कसम उस 1.5 घंटे में कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो एक बाइंडी प्लान था। और बस बातें चल रही है, बातें चल रही है, ये होगा वो होगा, गाड़ी आएगी, ये होगा, देख इसने ले ली उसने ले ली। मैं कहा भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं हूं हरियाणा से और आप मेरे को ना मैथ मूथ तो समझाओ मत, और ऊपर से जोड़ने जुड़ाने वाला काम अगर मैंने मेरे गांव में बता दिया ना, मेरे को जात से बाहर निकाल देंगे, गांव से बाहर कर देंगे। मैं कहा कुछ बढ़िया काम हो तो बताओ। बॉस बैठे थे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, तो मैंने क्या करा कि पैसे दे दिए बड़ी मुश्किलों से, किसी 4-5 दोस्तों से उधार मांग के। और उस समय पे मेरी ज्वाइनिंग थी 24,660 रुपए की, 3 मार्च 2014 को। मेरे पे पैसे नहीं, उधार मांग के मैंने चालू करा। और जैसे ही आप पैसे देते हो ना, नेटवर्क मार्केटिंग की खास बात है, आप हो जाते हो करोड़पति। फिर मैं बैठा ऑटो में, मेरे को ऑटो में लग रहा है कि मैं रथ में बैठा हूं, ये सब गरीब लोग हैं आसपास, ये मैं इनके साथ बैठा ही क्यों, पहली बात तो। अब मेरे को बोला था किसी को बताइए मत। अब क्या है कि वो जो एक मूवी थी ना बुलंदी, उसमें ना परेश रावल का एक रोल था, वो अगर बात पचा लेना तो उसका पेट फूल जाता था। तो मेरा भी फूलने लग गया रात को 10-11 बजे तक। पहले प्यार जैसा हो रखा ना, भूख लग रही ना, प्यास लेटा हूं आराम से कि करोड़पति, घर बन गया, गाड़ी बन गई, ये सब नौकर चाकर घूम रहे ऐसे ऐसे। आप लोगों ने भी जो पैसे दिए होंगे ना, भगवान कसम यही फीलिंग आई होगी क्या बदल देगा दुनिया। अब मैंने अपने दोस्तों को फोन करा, 8 दोस्त जिनके लिए सर्वर फुटवा रखा। मैं कहा पीयूष पुरुषोत्तम को लाइन पे ले, पुरुषोत्तम रामवीर को लाइन पे ले, रामवीर सचिन, सारे 8 दोस्त आगे लाइन पे। कह रहा हाँ भाई नरवाल क्या हुआ? अरे मैं कहा सुनो गरीबों, अब तुम सुनो, एक कंपनी है, हम जुड़ेंगे, तुम जुड़ोगे, सबको जोड़ेंगे और सब करोड़ों कमाएंगे। अब ये 4 चीज तो बताते हो ना अगर आप प्लान देख के जाते हो कहीं। तो मैंने भी ये बताया, और जैसे ये बात मैंने बंद करी, जैसे मैंने बात बंद करी, 8 के 8 दोस्त इस तरीके से टूट पड़े। और जिन शब्दों से मुझे संबोधित किया मैं पब्लिकली बता नहीं सकता, मां, बहन, आप समझ रहे हैं, यूथ है तो समझ पा रहा होगा है। तो सॉरी की सॉरी। और मेरे को उस दिन पता लगा कि मेरे दोस्त बहुत बढ़िया गाली भी दे सकते हैं। उससे पहले तो मुझे लगता था कि मैं ही दे सकता हूं गाली, क्रिएटिव। तो कुछ ना कुछ करके खत्म हुए वो। फिर लास्ट में पीयूष बोला पैसे तो ना दे आया। मैं चुप, वो दे आया था। और लास्ट में बोला कि दे आया हो तो वापस ले लियो, और फोन काट दिया। पहले वैसे नींद नहीं आ रही थी, अब पैसे नहीं आ रही। मैं कहा जोड़ू किसको। रात को जैसे तैसे करके नींद आई। अब फिर मैं अगले दिन गया बॉस को, मैं कहा पैसे वापस मांगेंगे। तो मैं बॉस की तरफ देखूं, बॉस मेरी तरफ देख के कर दे फट्टे चक देंगे, चिंता ना करो उड़ा देंगे। मैं कहा अजीब आदमी है, मैं पैसे मांगने के चक्करों में हूं, ये पता नहीं कौन से मूड में है। सुबह लगा ली इसने। 1:30 बजे हिम्मत करके गया लंच में। मैं कहा सर, अरे तेरी तो गाड़ी है। मैं कहा सुनो, पैसे वापस हो सकते हैं। क्या हुआ? अरे मैं कहा सर जिन्होंने जुड़ना था उन्होंने तो मना कर दिया, माँ बाप को बताऊंगा तो जायदाद से बेदखल कर देंगे। कह रहे जायदाद है। मैं कहा डायलॉग मारने में क्या जा रहा है, जायदाद तो है नहीं। तो कह रहे भाई देख मैं तेरे को एक लाइफ का लेसन देना चाहता हूं, अगर तूने इसको मान लिया तो समझ ले कि तू लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। तो मेरे बॉस ने एक मेरे को उस दिन सीख दी थी दोस्त। आप जानना चाहते हो सीख क्या है? वो सीख आज भी मेरे साथ है, और कोई हो ना हो वो सीख है। वो सीख ये थी कि मेरे बॉस ने बोला कि देख संदीप, ये लाइफ है, इसमें ना अप एंड डाउन चलता है। अभी तेरी लाइफ अप है कि तेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं है। कल को डाउन जाएगी। कल को मान लेते हैं कि तेरे घर में कोई हॉस्पिटल में हो गया तो तेरे को 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, तो तू क्या करेगा? तेरे अकाउंट में तो पैसे है नहीं, क्योंकि जो तू नौकरी कर रहा है उससे तो तेरे अकाउंट में पैसा नहीं है। और तेरे पास में अभी तेरे दोस्त हैं। हम कहा है सर, तू उनसे जाके पैसे मांग के ला 1-1 लाख रुपए। मैं कहा सर, कह रहा मांग, तो मैं आया मांग के, कौन देने वाला था? किसी ने दिया ही नहीं। मैं कहा सर किसी ने नहीं दिए। तो उन्होंने मेरे को बोला एक बात जो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं 8.25 साल बाद। उन्होंने बोला कि संदीप तू इस बिजनेस को करेगा ना अगर, तो तेरे को किसी चीज की कमी हो ना हो, पैसे की पहली बात तो कभी कमी नहीं होगी, और दूसरा जिस बिजनेस को करके तेरे को कभी पैसे की कमी नहीं होगी, उस काम को करने को तेरे दोस्त मना कर रहे हैं और ऊपर से तुझे पैसा भी नहीं दे रहे। तो तू डिसाइड कर तूने करना क्या है। दोस्तों की बात माननी के बिजनेस करना है। मैं कहा सर भाड़ में गए दोस्त 4 साल पहले बने और बना लेंगे। मैं कहा हम करेंगे बिजनेस। और सर मैंने अपना झोला झंडी उठाया और मैंने करना चालू करा बिजनेस। और पहले सेमिनार में गया, दूसरे में गया, और एक कसम खाई मैंने, और वो कसम आज भी है। कोविड के टाइम पे टूट गई वो,
मैंने 2 कसम खाई थी कि सर 11 बजे से पहले रात को मैं कभी भी घर नहीं घुसूंगा। क्या कसम थी? कि 11 बजे से पहले, रात से पहले मैं कभी घर नहीं घुसूंगा। और दूसरी, जिस दिन एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा उस दिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। 2 कसम थी। ना जाने कितनी बार ऐसा हुआ सर, कसम से बता रहा हूं, ये मेरा प्रोफेशन है, ये हाथ में, ना जाने कितनी बार ऐसा हुआ कि पानी पी के सोया मैं, क्योंकि मैं जिद्दी आदमी हूं सर। मतलब आप मेरे को, आप, थैंक यू, आप मेरे को कुछ बोल दो, आपको मेरे से काम कराना ना, मेरी बेइज्जती कर दो, मेरे को कुछ बोल दो, भगवान कसम आपको ना गलत करूं, प्रूव करूं, मैं एक बाप की औलाद नहीं, मैं रुला देता हूं सामने वाले बंदे को जिसने मेरे बारे में उल्टा बोला। तो मैंने जिद पकड़ ली कि भाई अब करेंगे, और करना चालू करा सर। 2014 का दिन आया, राइट, 2014, 29 अक्टूबर 2014, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं बेड पे चला गया। मेरी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति पक्की सोच पता कब हुई? मेरी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति पक्की सोच हुई जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। 29 अक्टूबर 2014 को मैं पैरालाइज हो गया सर। मेरा एक्सीडेंट हो गया, ऑटो पलट गया और मैं बेड पे हूं और पैरालाइज हूं, पेट में लगी हुई यूरिन की पाइप, यूरिन की। और जवान बेटे को देख के मेरे फादर साहब को भी हार्ट अटैक आ गया, दूसरा हार्ट अटैक। मैं इस वाले बेड पे हूं, मेरे फादर इस वाले बेड पे हैं, और मैं फादर को मोटिवेट कर रहा हूं, मैं चिंता ना कर, बढ़िया करेंगे। तो पापा कह रहे हैं तेरे से सुसु आ नहीं रहा, तू क्या बढ़िया करेगा। अब भावना है भाई, नेटवर्कर तो मोटिवेट ही कर सकता है। अब पापा के यहां से घुसेड़ रखा हो छल्ला दिल में, और मेरे यहीं से पाइप घुसेड़ रखी है, अब दोनों दुखी। कई रात ऐसी गुजरी सर के माँ बाप जो है, मम्मी मेरी रोज टांगों की मालिश करती, क्योंकि पतली हो गई थी टांगे, बिल्कुल लहच आ गई थी पैर में, लंगड़ा के चलता था। पूरा दिन मेरे माँ बाप मेहनत करते सर मेरे ऊपर, मेरा बाथरूम डाल के आते सर, मेरी पॉटी डाल के आते पापा, मेरे को आज भी याद मम्मी डाल के आती। एक 23 साल के लड़के के ऊपर जब ये गुजरती है ना सर, तो आंसू आते नहीं, लेकिन वो अंदर से मर जाता है। वो हालत थी मेरी। डेली अपनी टीम को मोटिवेट करता है कि कुछ करेंगे, अपन करेंगे। नेगेटिव नहीं हुआ सर, क्योंकि मेरी लाइफ में एक चीज आ गई थी कि मेरे जीजा एक्सपायर हो गए, मेरे भाई का गला कट के थायराइड का ऑपरेशन हो गया, पापा को मेरे 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं, मैं बेड पे हूं। अब इससे बुरा और क्या ही होगा? नौकरी मेरी चली गई है, अब इससे बुरा तो यही होगा कि मैं मर सकता हूं बस। अब अगर इससे बुरा हुआ तो मैं मर सकता हूं, और इससे अगर अच्छा हुआ तो लाइफ में तो इतना अच्छा होगा कि मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं ये रोज सोचता था सर कि आप ऐसे मुकाम पे जाएंगे जिसकी कल्पना भी करी होगी सर। और मैं सर बेड पे रह के मोटिवेट रहता था। यहाँ तो आज के टाइम पे किसी को 2 आदमी मना करते हैं ना, भगवान कसम मर जाता है वो, हाथ जोड़ देता है। यहाँ तो सर इतनी रेल लग गई थी। फिर ठीक हुआ सर, अच्छे खासा हुआ। पुरानी कंपनी में मैं आपको बताऊं, बाइनरी कंपनी थी, ऐसा नहीं बोलूंगा पैसा नहीं कमाया, मैंने वहां पे भी लगभग 2-2.5 करोड़ रुपया कमाया पुरानी कंपनी में, बाइनरी कंपनी थी, राइट, पुरानी कंपनी। लेकिन अब वेस्टीज में कैसा आना हुआ? वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग, आदमी क्यों काम करता है? क्योंकि उसकी डाउनलाइन पैसा कमाए। पुरानी कंपनी में सर 27 साल की उम्र में ऑडी Q5 चला रहा था मैं, बात 4 लाख रुपए कमा रहा था 2017 में, आज की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन सर क्या था कि अगर डाउनलाइन पैसा ना कमाए ना, तो सर खुद का पैसा भी ना पाप लगता था कि नीचे वाले लोग पैसा नहीं कमा रहे। और यही चीज दिमाग में थी कि मेरे लगभग 58 लीडर ऐसे थे सर जो 1 साल के अंदर मरे, जिनकी इनकम महीने की 25,000 रुपए से ऊपर थी। पुरानी कंपनी की बात कर रहा हूं। फिर हम बैठे हमारे अप्लायंस के साथ में, मैं कहा सर कुछ करना पड़ेगा ना, तो दिक्कत है। तो हमारे अप्लायंस ने डिसीजन लिया, उन्होंने बहुत सारी कंपनियों के साथ मुलाकात करी और डिसीजन लिया। फाइनली 9 कंपनियों में से सबसे बेस्ट कंपनी को किन मायनों में चुना, या अब वो फैक्टर सुनना। हमारे अप्लायंस ने बोला कि भाई देख अब ऐसी कंपनी करेंगे जिसके बाद में स्विच नहीं करेंगे, पहली बात तो। मैं कहा डन सर। दूसरा कि भाई हम मर भी जाए ना तो वो कंपनी ये ना हो कि हमारी आईडी किसी और के नाम प्रदान कर दे। बाइनरी में बहुत होता है कि भाई कम से कम लेगेसी देती हो। तो ऐसी कंपनी कौन सी है जिसमें मरने के बाद भी उसकी वाइफ को या उसके घर वालों को पैसा जा रहा है? तो एक ही नाम दिमाग में आ रहा था, राइट। ऐसी कंपनी जो स्टेबल है, जो अपने आप को प्रूव कर चुकी है, जिनके अंदर टॉप अर्नर्स है, सिर्फ बातों से नहीं है कि स्टेज पे लाल पीली चीजें पहन के और फिर वो बता रहे हैं, वैसा नहीं, जेन्युइनली कौन अचीवर है। तो एक ही कंपनी आ रही थी। सारे फैक्टर से बड़ी बड़ी कंपनियों से हमारे अप्लाइन मिले और आखिरी में हमने लैंड किया जब हम वाली साहब से, कन्वर सर से और दीपक सूद सर से मिले। मैं आपको बता दूं सर,
अच्छे अच्छे लीडर मिले हमसे, अच्छी अच्छी कंपनियों के मालिक मिले, हमारे अपलाइन से मिले, हमसे मिले, और किसी को 2-4 सवाल पूछ लो, सबकी हवा टाइट थी। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूं सर, जितनी ट्रांसपेरेंसी, जितनी आप बोल सकते हो सच्चाई, जितनी ईमानदारी, जितनी ऑथेंटिसिटी वेस्टीज के पास है सर, इस पूरी इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। मैं ये दिल खोल के बोल सकता हूं सर, वेस्टीज की मैनेजमेंट जो है ना, वो एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, सुनना चाहेंगे? एक बार ना एक प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश। तो जब प्लेन क्रैश हुआ तो सिर्फ एक बंदर बचा उसमें जिंदा, एक बंदर जिंदा बचा। तो उसको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, भाई जाने तो सही कि ऐसा प्लेन पूरा क्रैश होगा, सब मर गए, एक बंदर ही क्यों जिंदा बचा? तो बंदर को बुलाया, तो बंदर साहब से पूछा, हाँ भाई बंदर साहब, जब प्लेन क्रैश हुआ तो सारे पैसेंजर क्या कर रहे थे? तो बोला अच्छा खा रहे थे। हाँ बोले जब प्लेन क्रैश हुआ तो एयर होस्टेस और स्टूवर्ड क्या कर रहे थे? अच्छा वो भी खा रहे थे? वो भी खा रहे। अच्छा बंदर साहब ये बताओ, जब प्लेन क्रैश हुआ तो को पायलट क्या कर रहा था? को पायलट वो भी खा रहा था। अच्छा जब प्लेन क्रैश हुआ तो पायलट क्या कर रहा था? बोला अच्छा वो भी खा रहा था। तो बंदर साहब ये बताओ आप क्या कर रहे थे? कर सर हम अपनी जिंदगी दे बैठते हैं, ये नहीं पता कि प्लेन कौन उड़ा रहा है। कहीं बंदर तो नहीं उड़ा रहा आपकी जिंदगी का प्लेन? बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंच चुकी होगी इनडायरेक्टली। ये मैनेजमेंट ऐसी है सर, ये आपके जहाज को कभी क्रैश नहीं होने देगी सर। पहले अगर मैं 3 चेक की बात करूं तो मेरा सबसे पहला चेक 14 सितंबर 2019 की मेरी ज्वाइनिंग है वेस्टीज में। पहले 15 दिन का चेक था 1,59,000। मेरा दूसरे महीने का चेक था 1,90,000 और मेरा तीसरा जो चेक था वो था 1,88,000। चौथा चेक कम हो गया 1,14,000। लेकिन आप खुश हो रहे हो, ये तो लाखों कमा रहे हैं, इनका क्या, ये तो बढ़िया है। भाई मैं 4 लाख छोड़ के आया था, मैं 4 लाख छोड़ के आया था और 4 महीने में देखा जाए तो लगभग 12 लाख रुपए नीचे था मैं, क्योंकि वहां तो 4 महीने में 16 लाख कमाने थे। यहां तो मैंने कितना कमाया? 4 लाख रुपए के आसपास कमाया, 8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए यही टोटल कमाया। कोविड आ गया और ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई? कोविड आ गया हमारे साथ। तो सबसे बड़ा अगर मैं चैलेंज की बात करूं तो ये मेरे एक्सीडेंट के फोटो आप देख सकते हैं सर, आपको दिख रहा होगा पीछे। ये 2015 में मैं नहीं था, ये आपको दिख रहा अभी, क्योंकि आपको कहीं ना लगे कि सुटेड बुटेड आदमी है। तो ये था सर, ये मेरा पास था। जॉब क्या है ये सारा चैलेंज। इसी अगर बात करूं सर, वेस्टीज में आके जो सबसे बड़ा चैलेंज आया ना, कोविड आ गया। और कोविड ऐसा आया सर, किसी को तो पता ही नहीं था कि करना क्या है। लेकिन हमारे अपलाइंस ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, वेस्टीज ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि ऑनलाइन गए, सारी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन हुई। मेरा सर मार्च, जिस महीने कोविड आया ना, मार्च 2020 का चेक था 1,75,000 रुपए, और मार्च 2021 एग्जैक्टली 1 साल के बाद जो मेरा चेक था वो था 8,75,000 रुपए। 1,75,000 मेरा हाईएस्ट पे आउट अभी दिसंबर में आया, 3-4-5 महीने पहले, वो है सर 9,81,000 रुपए। 9,81,000 रुपए, लगभग 10 लाख रुपए, राइट। और क्या बात करूं सर, मेरे को एक स्टोरी याद आती, मेरी पुरानी स्टोरी भी क्या है। एक दिन मेरे को ना मतलब एक भूत सा चढ़ गया, ऐसे जैसे आपने देखा जब पहली बार सेमिनार में गया, भूत चढ़ गया। मैं कहा यार संदीप, एक पान वाला गाड़ी ले रहा है, हजारों लोग बैठे हैं, तू इंजीनियर है, तू 35,000 रुपए कमा रहा है, तू मेट्रो में आया, तू कर क्या रहा है? या तो तू पागल है, सारे पागल हैं, वो सारे हो नहीं सकते। तो मैं कहा भाई कुछ तो बात है। भूत चढ़ गया। रोज रात को जाता, मेट्रो पकड़ता, 9 से 7 मेरी नौकरी होती थी, 9 to 7 बजे के बाद मैं अपना झोला उठाता, और दिन में तो मैं गंगाधर और शाम को बन जाता शक्तिमान। और जाके हम बने करोड़पति। जनपद जाता मैं 1 घंटा ट्रेवल करके मंडी हाउस मेट्रो में, और वहां जाके प्लान दिखाता। रात को आखिरी मेट्रो पकड़ के, लास्ट मेट्रो पकड़ के मैं वापस घर आता। रात को लगभग 12, 12:30, 1 बजे में पहुंचता। फिर आके मैं खाना खाता, कई बार नहीं खाता, क्योंकि रूममेट्स ऐसे थे, जो मेरे रूममेट थे उन्होंने खाना भी रखना बंद कर दिया कि रोज आता है, पैसे भी कमाने लग गया, अभी तो हमसे आगे निकलेगा। तो उन्होंने खाना रखना बंद कर दिया। तो मैंने आलू तलने चालू कर दिए, फ्राई बनाना चालू कर दिया, उन्होंने आलू भी रखने बंद कर दिए। अब मैं खाई गया तो ऐसे सोने लग गए। तो एक दिन हुआ क्या, मेरा रूममेट प्रयांक कोचर, मेरा रूममेट है, मेरे फेसबुक के फ्रेंड भी हैं,
मेरे सीनियर थे वो मेरी कंपनी में, तो वो एक कूलर ले आए, नया नया कूलर सिम्फनी का। अब रात को क्या था कि मैं रोज रात को किताब पढ़ के सोता था, क्योंकि एजुकेशन और अपडेशन बहुत जरूरी है, राइट। तो मैं रोज किताब पढ़ के सोता था। अब रोज किताब में पढ़ रहा हूं, एक दिन हुआ कि जब वो कूलर लगा तो ठंडी ठंडी हवा लगी। अभी ठंडी ठंडी हवा लगी तो मैं तुरंत सो गया। सुबह उठा तो किताब मेरे मुंह पे, और मैं उठा, मैं देखा, मैं ये तो किताब यूं की यूं है, और सामने देखे मेरे ड्रीम्स के बहन के, ये कैसे पूरा होगा, ये कैसे पूरा होगा, वो कैसे पूरा होगा। मैं हो गया बेचैन, और बेचैन जैसे हुआ तो मुझे गुस्सा आया, और गुस्सा किस पे आया? कूलर पे, कि दुश्मन कौन है मेरा, मेरे को किताब किसने नहीं पढ़ने दी? कूलर ने। मैं इस कूलर का कुछ करता हूं, रुक। तो मैं बाहर बालकनी में गया, मैं कहा किसको दूं, किसको, इसको नीचे गिरा दूं क्या? तो नीचे से आवाज आ रही थी, कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला। मैं कहा ऊपर आ तू, ऊपर आ। बोले हाँ साहब। मैं कहा कूलर कितने का लेगा? बोले सर साहब बिल्कुल नया कूलर है, सिम्फनी का कूलर है, मैं तो इतना नहीं दे सकता हूँ, 6-7 हजार का तो होगा। अरे मैं कहा भाड़े में जा, तू कितना लेगा बता। बोले सर मैं तो 800 रुपए लूंगा। मैं कहा तू दे, और कूलर लेके निकल। अब प्रेम को चलाया, बोले और निर्वाल उठ गया? मैं कहा हाँ। कूलर कहां गया? मैं कहा मैंने बेच दिया। क्यों? मैं कहा मेरे को किताब नहीं पढ़ने दे रहा था। अबे पागल हो गया, क्या करूं, किताब कैसे नहीं पढ़ने दे कूलर ने? अरे मैं कहा रात को मेरे को सो गया यार, इसकी ठंडी ठंडी हवा लगी, तो मैं कूलर वूलर अपने साथ ले जाऊं, तो मैंने बेच दिया। कबाड़ी वाला भी जा चुका होगा, और मैं तो चिल्लाने लग गया, गाली देने लग गया, पागल हो चुका, बिल्कुल तेरा दिमाग खराब हो गया है, एक दिन पागल हो जाएगा। उसने बेड उठाया, दूसरे रूम में अपना शिफ्टिंग कर लिया। मैं अकेला एक रूम में हूं, अकेला। इतना पागलपन था सर। मेरे फादर साहब की बाईपास सर्जरी हो रही थी, बाईपास सर्जरी, तीसरा हार्ट अटैक आए जा रहे थे उनको। तो मैंने सोचा कौन कौन रोज छाती पकड़े उनकी। मैं कहा एक दिन उनको ले चलते हैं। सर मैं उनको इंडिया के सबसे बड़े हार्ट इंस्टीट्यूशन में लेके गया, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स दिल्ली में है। वहां के जो सबसे बड़े, एशिया के जो सबसे बड़े हार्ट के डॉक्टर हैं मिस्टर प्रकाश सेठ, उनका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। मैंने उनको पकड़ा, मैं कहा सर देखो। उन्होंने बोला बाईपास करनी पड़ेगी। मैं कहा करो। तो सर ऊपर बाईपास सर्जरी हो रही है। मैं कहा भाई 2-3 घंटे क्या करूंगा। टीम को बुला लिया, और नीचे हॉस्पिटल में मैं टीम को मोटिवेट कर रहा हूं, ये करेंगे वो करेंगे। मम्मी आई, अब तो छोड़ दे, तेरे जीजा और फूफा कह रहे हैं कि बिल्कुल ही पैसों के पीछे पागल हो गया है। मैं कहा जीजा और फूफा को बोलो 4.5 लाख रुपए का बिल भर दे। मैं कहा और मेरे माथा यूं बैठ पकड़ के बैठने से तो पापा का ऑपरेशन वैसे भी सफल नहीं होगा भैया। तो अगर ऐसा हो तो सारे पकड़ के बैठ जाते हैं। तो 3.5 घंटे जो मेरे पास है कम से कम में, क्योंकि पापा को सर वैसे 1.5-2 लाख में होता है बाईपास सर्जरी, मैंने डबल रेट में करवाई। एज ए सन, एज ए बेटा, जो मेरा फर्ज बनता था सर, मैंने वो किया। सोच के देखो, मैं पापा की केयर कर रहा हूं और मैं बैठा हूं ऐसा माथा पकड़ के। मैं भी नीचे टेंशन लेके बैठा हूं, जो ऑपरेशन के टाइम पे मोस्टली बैठते हैं लोग, और सरकारी अस्पताल में बैठे हम, और यही नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा ढंग का ऑपरेशन। मैंने एज ए सन जो कर सकता था वो किया कि नहीं किया? लेकिन पता है सर क्या है, अभी यस तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस पे बीतती है ना सर, उस समय पे डिसीजन लेना बड़ा टफ होता है। आज तो आप मतलब सोच रहे होगे कि वाह यार ये है वो, आज शायद हमारी गरीबी में तुम हंस रहे होगे ऐसा, लेकिन जब बीतती है ना सर, उस समय पे जो फादर साहब की पूरी छाती कट के ऑपरेशन हो रहा है ऊपर, और आप नीचे टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, वो मोमेंट होता है सर। सैक्रिफाइस से बनता है सर इंसान, आदमी ऐसा नहीं बनता। मेरी शादी हुई 1 दिसंबर 2019 को, 28 नवंबर को ट्रेनिंग कर रहा था मैं। हाथ में मेरे कांगना बंधा हुआ है, जिसमें घर से बाहर नहीं निकल सकते। मैं कहा घर से बाहर निकल सकते किसने बनाया? हम निकलेंगे। और देखो अभी बच्चा भी होगा, कुछ टेंशन ही नहीं है, बीवी अपना कुछ है, बढ़िया है। और अगर बात करूं सर वेस्टीज में आके, तो देखो एक गाड़ी चलाता हूं सर, मर्सिडीज GLC, लगभग 72 लाख रुपए की आज वेस्टीज की बदौलत। अभी 8 फरवरी 2022 को सर मैंने अभी एक घर का पोजीशन लिया है, जिसकी कीमत है 1,73 लाख रुपए। नोएडा के अंदर ये घर है, आप पीछे देख रहे होंगे स्क्रीन में, ये उसके लिविंग हॉल की है। और अगर बताऊं कोविड आ गया था, अदरवाइज तो पता नहीं कहां घूमने जाना था, लेकिन फिर भी मैं मालदीव्स गया सर, मालदीव्स हनीमून मनाने। और एक रूम की एक रात की कीमत पता है कितनी थी? 85,000 रुपीज। और मैं 6 रात रुका था सर मालदीव्स में। शेरेटन होटल है, वहां पे आप जाके चेक करो ऑनलाइन। शेरेटन में 85,000 रुपए का एक रात का रूम का रेंट था, और मैं 6 रात रुका था। क्यों? वेस्टीज करते हैं ना सर, क्या करें, मजबूरी है पैसा खर्च करना, इतना बचा के कहां जाएंगे?
वेस्टीज मजबूरी बना देता है सर पैसे खर्च करने की। आज जो बेल्ट बांध रखी सर मैंने अरमानी की, मेरे पालिका बाजार से 200 रुपए की बेल्ट लाता था मैं, जो मार मार के दिखाते हैं, देखो भाई साहब टूटे भी ऐसे मोड़ मोड़ के दिखाते हैं। कभी सोचा नहीं था सर। मैं अभी वैसे ही जुराब लेने गया था मॉल में, मेरे को चश्मा पसंद आ गया, मैं बिल कटा के आ गया। घर पे पापा को दिखा रहा हूँ, पापा देखो चश्मा लेके आया ना, गुच्ची का चश्मा है। कह रहा अच्छा, और उनको तो बिल से मतलब है। कह रहा बिल दिखा, 28,000 रुपए चश्मे का, क्या कुछ और भी है? मैंने चश्मा ही है। क्योंकि मेरे पापा आज भी चाहे कितना भी हो, चाहे मैं आज एवरेज मेरी इनकम 8.5 से 9 लाख रुपए एवरेज। अगर बात करूं मेरी पिछले साल की इनकम की तो 98,21,000 रुपए सर, 98,21,000 रुपए लास्ट ईयर। पापा की नहीं है ना, पापा तो रिटायर्ड आदमी है, वो तो आज भी टमाटर लेने जाएंगे ना तो पिलो में से टाइट छाटेंगे। गरीब है, क्या करे भाई, उनकी आदत ही नहीं जा रही इस सिलसिले में। मेरी मम्मी फिर भी थोड़ी सी ठीक है, वो थोड़ा सा कोऑपरेट करती है। बाकी अभी जब मेरा बच्चा पैदा हुआ सर, हम तो पैदा हुए थे दाई से गांव में, मेरा जब बच्चा पैदा हुआ सर हॉस्पिटल से जब उसको लेके आया मैं, तो मर्सिडीज में आया सर मेरा बच्चा। मैंने उसका जो नामांकन करा वो एक 5 स्टार होटल में था। 3700 रुपए पर प्लेट का कॉस्ट था। अभी उसका बर्थडे मनाया मैंने 9 जुलाई को, अगेन 5 स्टार होटल, 4200 रुपए पर प्लेट। मतलब मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं पर प्लेट के ऐसा है, मैं इसलिए बता रहा हूं सर, एक ऐसा बच्चा जिसकी जेब में 5 रुपए थे, जो रोडवेज में ट्रेवल करता था, आज महीने के 8.5 से 9 लाख रुपए एवरेज कमाता है। और मैं बता दूं आपको, अभी फुकेट जा रहा हूं 4, 5, 6, 7 अगस्त को, उसके बाद में अगेन अगले महीने हम थाईलैंड जा रहे हैं एक बार, और उससे अगले महीने बता दूं मैं फैमिली के साथ दुबई जा रहा हूं मैं 4 रात के लिए, और मैं मेरी एनिवर्सरी पे मैं जा रहा हूं मॉरिशस। अभी 4 महीनों में 4 इंटरनेशनल ट्रिप कर रहा हूं। ये सब वेस्टीज की बदौलत, और मैं लाइव हूं, देखो मैं जिंदा हूं, भूत नहीं हूं, मैं जिंदा हूं हैं। और सर सिंपल सी बात है, वाई वेस्टीज सारे बात कर चुके हैं, मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा। देखो अभी जो टेक्निकल बात है वो ये है कि दोस्त, कि आपको बता दूं अमेरिका में रिसेशन आ चुका है। आपको मैं अगली 1 मिनट के अंदर बात बताता हूं। अमेरिका में रिसेशन आ चुका है और इंडिया में रिसेशन अभी दिवाली के बाद 200% आ जाएगा। रिसेशन का मतलब समझते हैं आप? पहले बेरोजगारी बहुत है, लेकिन अब बेरोजगारी पीक पे चली जाएगी और महंगाई बिल्कुल पीक पे चली जाएगी। प्रॉपर्टी के रेट बिल्कुल डाउन, प्रॉपर्टी बिल्कुल डाउन हो जाएगी, नौकरियों से लोगों को निकाला जाएगा। रिसेशन आ रहा दोबारा, आप गूगल करें, फैक्ट बता रहा हूं सर। और आपको खुद को पता है, जितने लोग यहां पे पढ़ रहे हैं ना, आपको खुद को पता है नौकरी नहीं मिलनी। यस या नो? फिर क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि कुछ है नहीं करने को, अब वेस्टीज है करने को। मेरे दोस्त, वेस्टीज एक ऐसा अवसर है जो सारा असमान लोगों को एक समान अवसर देता है असमान बनने के लिए। सारे, मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पैसा कमाते हैं, क्या ये सुंदर पिचाई पैसा नहीं कमा रहा, उसकी 3,500 करोड़ रुपए तनख्वाह है, क्या नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल नहीं लाया, क्या वो पैसा नहीं कमा रहा, क्या अमिताभ बच्चन पैसे नहीं कमा रहा, क्या शाहरुख खान पैसे नहीं कमा रहा? मैं कहा कमा रहे हैं, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है ना तो मैं शाहरुख खान बन सकता, ना मैं अमिताभ बच्चन बन सकता, ना मैं सुंदर पिचाई बन सकता, मेरा खानदान नहीं बन सकता सुंदर पिचाई। तो मुझे पता ना मेरी औकात। ऐसे एग्जाम्पल देने को तो किसका भी दे दो, चांद पे कुत्ता भी गया था, ऐसे एग्जाम्पल देने को कुछ भी दे दो। तो मेरे दोस्त, ऐसे लोगों की बातों मत आना, राइट? ये लोग कुछ नहीं करेंगे, आपको गरीब बना के छोड़ेंगे। आपके अपलाइन के अलावा ये पूरी दुनिया आपको गरीब बनाने में तुली हुई, याद रखना। आपके अपलाइन के अलावा इस पूरी दुनिया में जो भी हो रहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है सिर्फ आपको गरीब बनाए रखने के लिए। दिल से बता रहा हूं ये बात मैं आपको। एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी यू फेल, नोबडी वॉन्ट्स टू सी यू राइज। बट मेरे दोस्त, अगर सच में आप उठना चाहते हो ना, उठना खुद पड़ेगा, खुद अपने कपड़े झाड़ने पड़ेंगे और खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। ग्रेट, ऑसम। एनर्जी मिल गई? एनर्जी मिल गई? तो बैठ जाओ, एनर्जी तो बैठ जाओ। चलो, 2 खतरनाक लीडरों को सुना हमने, यस और नो? अब आगे और सुनना चाहते